सो वेलकम बैक स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 11th। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है एक सेल डिवाइड करता है तो जो भी डॉटर सेल्स बनाता है उसके पूरे प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। सेल साइकिल मतलब एक साइक्लिक वे में चीज़ें जो है सीक्वेंस में रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से तुमको मतलब जो भी सर्कुलर फॉर्म में है इससे तुमको समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले सेल में होता है G1 फेज़ यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज़, फिर S फेज़ यानी सिंथेटिक फेज़। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, बस ग्रो होता है यानी कि प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन DNA का रेप्लिकेशन S फेज़ में होता है। तो सीक्वेंस फिक्स्ड है। इंसान का जो सेल्स है वो 24 घंटे में डिवाइड करता है। अगर तुम ईस्ट का देखोगे तो वो 1.5 घंटे में डिवाइड करता है। अगर तुम इकोलाई का देखोगे तो वो 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। G1 S और G2 फेज़ में सेल डिवाइड नहीं करता, बस अंदर में चीज़ें जो है ग्रो कर रही होती हैं, या तो DNA रेप्लिकेट कर रहा होता है या फिर साइटोप्लाज्मिक चीज़ें। तो इसको हम इंटरफेज कहते हैं, और जिसमें एक्चुअल में जो है डिवीजन स्टार्ट होता है उसको हम एम फेज़ कहते हैं। एम फेज़ कंप्लीट होने के बाद ये जो एक सेल था ये 2 सेल में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सेल्स है जो G1 फेज़ के बाद आगे S फेज़ में नहीं जाते, वो सेल डिवीज़न करना बंद कर देते हैं और वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जो 24 आवर का टाइम लगता है ना सेल साइकिल कंप्लीट होने में, उसमें जो है लगभग एम फेज़ बहुत कम ही टाइम के लिए, सिर्फ 5% टाइम के लिए, और जो पूरा इंटरफेज़ है वो 95% टाइम के लिए होता है। इंटरफेज़ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट गैप फेज़, सेकंड गैप फेज़ और बीच में दोनों के सिंथेटिक फेज़ या एस फेज़। अगर जो है आपका न्यूक्लियस जो है बस डिवाइड कर रहा है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और अगर पूरा सेल डिवाइड कर रहा है तो साइटोकाइनेसिस कहेंगे, है ना। मैक्सिमम सेल्स में ना पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ताकि हर सेल में अपना अपना न्यूक्लियस जाए। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो ऐसे सेल्स जो है ना, एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है और उन सेल्स को हम लोग पॉलीप्लॉइड सेल्स कहते हैं, ठीक है। ओके, एस फेज़ के बाद क्या होता है ना, एस फेज़ के बाद DNA डुप्लीकेट करता है। तो अगर मान लो कि पहले DNA का अमाउंट 2C था तो वो डुप्लीकेट करके 4C हो जाता है, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ DNA। पेरेंट में अगर 2C था तो पेरेंट ने अपने आप को 4C किया, तो फिर 2C दोनों बच्चों में 2C DNA को डिवाइड करें। G0 फेज़ क्वेसेंट फेज़ यानी कि अब वो सेल साइकिल को एग्जिट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इट हैज़ 16 क्रोमोजोम ईच सेल, है ना, ओनियन के बारे में। ओके, रूट टिप सेल यानी सोमैटिक सेल में तुमको बताना, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोजोम विल द सेल हैव इन G1 फेज़। हाँ, तो G1 में 16 क्रोमोजोम ही होगा, S फेज़ के बाद भी 16 क्रोमोजोम ही होगा, और M फेज़ के बाद भी 16 ही क्रोमोजोम होगा। लेकिन DNA का जो है कंटेंट वो G1 फेज़ में जितना है, फॉर एग्जांपल अगर C है तो S फेज़ में 2C हो जाएगा, G2 में भी 2C रहेगा, और M फेज़ के बाद फिर से C हो जाएगा। जब सेल्स डिवाइड कर जाएंगे हर सेल में C चला जाएगा। अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम लोग एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस देख लेते हैं। माइटोसिस में एक्चुअली में G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ के बारे में बता दिया। आते हैं M फेज़ में, कैरियोकाइनेसिस में। तो M फेज़ जो है उसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये 4 फेज़ में यहाँ पे M फेज़ डिवाइडेड प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, और फिर अल्टीमेटली जो है सेल डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस जो डिवाइड कर रहा है कैरियोकाइनेसिस, वो इन 4 फेजेस में कर रहा है। प्रोफेज़ प्रोफेज़ क्या होता है ना, कि जो भी आपके जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स है, क्रोमैटिन्स हैं यानी बीड ऑन स्ट्रिंग है, वो सारे कंडेंस करना स्टार्ट करते हैं, और कंडेंस होकर वो क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो क्रोमोजोम की तरह बेस्ट दिखते नहीं है। अगर क्रोमोजोम की तरह आपको उसको देखना है तो उस केस में आपको मेटाफेज़ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटाफेज़ के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है प्रोफेज़ में, कि क्रोमैटिन्स जो है कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाएगा। और फिर दूसरा जो है सेंट्रोसोम, हम जानते हैं सेंट्रियोल इज़ रिक्वायर्ड ना, ताकि ये जो एनाफेज़ है यहाँ पे सेंट्रियोल्स चाहिए। तो सेंट्रियोल्स भी क्या करते हैं ना, कि डुप्लीकेट करते हैं, है ना, इंटरफेज़ के दौरान, और फिर वो अपोजिट पोल ऑफ सेल्स में यानी कि दोनों तरफ चले जाते हैं, और फिर वहाँ से एस्टर रे, स्पिंडल रे बनाते हैं, ताकि क्रोमोजोम से वो अपने आप को क्या कर सके, अटैच कर सके। तो ये था प्रोफेज़। आते हैं मेटाफेज़ में। मेटाफेज़ में क्या होता है ना, कि क्रोमोजोम्स जो है वो प्रॉपर कंडेंस होकर इस तरह से मेटाफेज़िक प्लेट में आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम क्रोमोजोम को देखेंगे मेटाफेज़ में, तो एक क्रोमोजोम में 2 सिस्टर क्रोमैट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एस फेज़ में DNA डुप्लीकेट हो चुका था। अब होता क्या है, मेटाफेज़ प्लेट में आके वो अरेंज हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं यानी कि सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आते हैं, और जो काइनेटोकोर है क्रोमोजोम के यानी सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर, उनसे जाके अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और मेटाफेज़ में हम लोग बेस्ट जो है क्रोमोजोम की स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज़ में क्या देखने को मिलता है ना, कि एनाफेज़ में जो है वो क्रोमोजोम्स को अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रोमियर खींचता है,
यानी सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल की तरफ जो है वो खींचता है क्रोमोसोम्स को, तो लिखा हुआ है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि देखो यार एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड थी, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड को इधर और एक सिस्टर क्रोमैटिड को इधर साइड खींच लिया जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली टीलोफेज में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमने खींची थी वापस से जो है अब डीकंडेंसेशन होने लगता है, और जो क्रोमोसोम हमको दिख रहा था वो अब क्रोमोसोम क्रोमैटिन के फॉर्म में इस तरह से दिखने लगता है। सेल भी डिवाइड कर जाता है, और सेल ऐसे 2 पार्ट में, पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, देखो 2 न्यूक्लियस बन गया, और फिर अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस हो जाता है और 2 सेल अपना अलग अलग बन जाता है। तो मतलब प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज तक हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा, और फिर अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है कि सोमैटिक सेल्स जो है ना वो एक को है ना 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते रहें, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। माइटोसिस होता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि सेल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि G1 फेज, S फेज और G2 फेज में है ना क्या होता है ना कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि ग्रोथ हो जाती है, तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए इक्वल जो है डिवाइड करने के लिए डॉटर सेल्स में इस तरह से डिवीजन करके भेज दिया जाता है। This was all about mitosis. Now let's come to meiosis. So meiosis is divided into again 2 parts, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 2 exactly same as mitosis जो हमने अभी पढ़ा है। meiosis 1 जो है वो एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो यूनिक सा चीज़ तुमको पढ़ना है। meiosis 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। देखो meiosis में भी क्या होता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, लेकिन अगर हम meiosis 1 का पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 यानी 1 लगा करके पढ़ेंगे। तो प्रोफेज 1, अब जैसे हमने माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे अलग करके पढ़ लिया था, मियोसिस में एक्चुअली प्रोफेज 1 को ही हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग है ना सीक्वेंस में, फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रोफेज 1 जो है इसको हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये 5 अलग अलग स्टेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो तुमको याद करो, अगर पहले वाला जो प्रोफेज अभी इससे पहले बताया था माइटोसिस में, तो उसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है, यानी कि जो क्रोमैटिन्स पहले दिख रहे थे वो क्रोमोसोम की तरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोफेज 1 में भी सेम कहानी होगी, क्योंकि प्रोफेज 1 के बाद तो मेटाफेज 1 आएगा, तो इसके जितने भी फेजेस हैं उनको अलग अलग पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है ना कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों आ करके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जाइगोटीन, जाइगोट मतलब ये होता है ना, जाइगोट यानी 2 गैमेट्स का मिलना, तो ये जाइगोट मतलब आके अटैच होना। और अगर आके अटैच हो गए हैं तो इसको हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसी को हम बाईवेलेंट या टेट्राड भी कहते हैं। बाईवेलेंट इसलिए क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स आकर के यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और टेट्राड इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो एक्चुअल में क्रोमैटिड्स कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद होता है पैकाइटीन, कि आखिर ये दोनों आके एक दूसरे से जुड़े क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा क्रॉसओवर, यानी कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में हम लोगों को पैकाइटीन स्टेज में जो है क्रॉसओवर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और जो एंजाइम है यहाँ पे जो क्रॉसओवर यानी रिकॉम्बिनेशन करने के लिए एंजाइम है रिकॉम्बिनेस, तो पैकाइटीन में होता है रिकॉम्बिनेशन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है कि डिप्लोटीन में, इससे पहले पैकाइटीन में तुमने रिकॉम्बिनेशन कर दिया है, तो जहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन है उस साइड से क्रोमोसोम्स अटैच हैं और एक्स शेपेड काइजमाटा के है ना फॉर्म में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक्स शेपेड काइजमाटा के फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलता है किस स्टेज में, डिप्लोटीन में, और अल्टीमेटली वो अलग हो जाते हैं जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में ये प्रोफेज जो 1 है ये इतने अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि मियोसिस 1 में एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो माइटोसिस में नहीं मिलता। रिकॉम्बिनेशन जरूरी भी था ताकि जो है वेरिएशन क्रिएट हो सके। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली प्रोफेज 1 खत्म हो गया तो आएंगे मेटाफेज 1 में, तो सेम कहानी। मेटाफेज में क्या होगा, प्रोफेज 1 में ये कहानी हुई, मेटाफेज में सारे आके यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में जो है उनको क्रोमैटिड्स जो है उनको जो है क्या किया जाएगा मेटाफेज के बाद एनाफेज में क्या किया जाएगा कि क्रोमोसोम्स को दोनों पोल्स की तरफ इस तरह से खींचा जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। यहाँ पे याद रखना है सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे बीच से अलग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ही अलग अलग कर लिया जा रहा है। तो क्रोमोसोम्स का ही नंबर हाफ हो जाएगा दोनों डॉटर सेल्स में, टीलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस होगी उसमें। ठीक है, तो एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन अब मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, तो फिर से वहाँ पे इमीडिएटली मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद, और फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 एग्जैक्टली जस्ट लाइक माइटोसिस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि है ना
यहाँ पे हम जब मियोसिस कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मियोसिस 1 हमने किया था ये वाला चीज़, तो मियोसिस 1 में क्या किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ही अलग अलग कर दिया था। लेकिन मियोसिस 2 में क्या किया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वाली चीज़ें, जो मतलब क्रोमोसोम्स हम लोगों को मिली थी, अब उनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो है हम लोग एक दूसरे से अलग अलग कर रहे हैं। देखो दोनों ब्लू वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग कर लिया। तो अल्टीमेटली माइटोसिस की तरह ही ये है, इक्वेशनल डिवीजन है। पहले वाले सेल में अगर मान लो 46 क्रोमोसोम था, तो जैसे मियोसिस 1 हुआ, अब जो 2 सेल्स बने उनमें 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। क्यों हो गए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम? क्योंकि यहाँ पे जो है 46 थे, 23 इधर 23 इधर, तो तुमने 23 को अलग कर लिया, इन 23 को अलग कर लिया, तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया। लेकिन वही मियोसिस 2 में क्या हो रहा है ना कि क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रह रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 2 ही क्रोमोसोम दिख रहे थे, तो तुमने अल्टीमेटली दोनों सेल को 2 ही क्रोमोसोम दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग किया है। तो वही चीज़ है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि हम लोग गैमिट्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए अब गैमिट्स हैप्लॉइड होने ज़रूरी है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसमें डिप्लॉइडी कंटिन्यू रहे, मतलब पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही बच्चों में रहे। काफ़ी छोटा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। जो भी ये सीक्वेंस में बना रही हूँ एनसीईआरटी का जो भी सीरीज़ बना रही हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए तुम लोगों को पहले से एक बार एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है।